हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जीके। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। एंशिएंट हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ही हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये एज इतनी इतिहास की दृष्टि से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ना ही इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन एक इतिहास का क्रम बनाए रखने के लिए कि किस तरह से मानव का विकास हुआ, उसको पढ़ने के लिए किस तरह से मानव ने यूज करना सारी वस्तुओं को सीखा, इस लेक्चर को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये लेक्चर हमारा एनसीईआरटी पे बेस्ड है, कोई भी फैक्ट एडिशनल फैक्ट नहीं है, सारा एनसीईआरटी की बुक्स का फैक्ट ही है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर वीडियो में नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण काल के बारे में बात करें तो ताम्रपाषाण काल को पढ़ने के दो आधार होते हैं। पहला होता है कि उस काल में जो भी उपकरणों का उपयोग हुआ उसके आधार पर हम उसको पढ़ें, और दूसरा होता है एक मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों के आधार पर उसको पढ़ा जा सके। तो पहले हम एक एक कर दोनों तरीके से पढ़ेंगे इसको कि किस तरह से तीन बाटों में इसको पढ़ सकते हैं उपकरणों के आधार पर। दक्षिण पूर्व का जो राजस्थानी एरिया, पश्चिम का मध्य प्रदेश एरिया, और इसके बाद जो दक्षिण का महाराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है। और जो मृदभांडों के आधार पर बहुत टाइप के मृदभांड आपको मिलेंगे। गैरिक मृदभांड संस्कृति, ताम्र निदान संस्कृति, काले लाल मृदभांड, चित्रित दूसरे मृदभांड का उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। इनमें जो चित्रित दूसरे मृदभांड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि इससे ये मृदभांड आगे चल करके वैदिक एज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पहले शुरू करते हैं उपकरणों के आधार पर ताम्रपाषाण काल। पहला जो उसमें आता है उसका नाम है क्या, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला एरिया। जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का एरिया है उसमें जो प्रमुख क्षेत्र आता है उसका नाम है ये आहार है या उदयपुर और गुलुंद, दो राज संबंध दो एरिया आते हैं। जो आहार है वो इसको क्या कहते हैं, तांबे के उपकरण बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्त गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जो आहार है उसको ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें काले और लाल मृदभांडों की भरपूर मात्रा में प्राप्ति हुई, कृषि के साथ भी मिले। छपाई की छत, इसमें एक इंपॉर्टेंट टैग लगा लीजिएगा, जो आहार है यहाँ से छपाई के ठप्पे की प्राप्ति हुई, यानी कि मोहर जिससे लगाई जाती है उस ठप्पे की प्राप्ति हुई आहार से, ठीक है। और चांदी से भी ये लोग इतना अपरिचित नहीं थे, लेकिन 1953 में एक अच्छे कीर्ति व्यास थे, उन्होंने जो आहार संस्कृति थी उससे क्या हुआ कि चक्रकूप के नामक जल निकास की वैज्ञानिक पद्धति को खोजा। उन्होंने कहा कि नहीं, जो आहार संस्कृति के लोग थे, यानी कि जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के जो आहार संस्कृति वाले लोग थे, वो क्या करते थे, चक्रकूप का उपयोग करना सीख गए थे। चक्रकूप क्या होता था कि गाँव में मतलब नदियों पर डिपेंड न रह करके कि वो चक्रकूप यानी कि कुओं का निर्माण करते थे। उस कुएं में क्या होता था, चक्रदार क्या होते थे, गोले ऐसे बीच बीच में रिंग टाइप के गोले लगे हुए होते थे, इसको कहते थे चक्रकूप कहा करते थे। लेकिन इसके सिर्फ एक कुछ ही साक्ष्य आहार से प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर ये कहा नहीं जा सकता है कि जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो क्या करते थे कि नदियों के पानी की जगह अब चक्रकूप का उपयोग करना सीख गए होंगे, लेकिन बस ये मान सकते हैं इसके कुछ साक्ष्य मिले, लेकिन पूरी तरह से चक्रकूप का उपयोग करना सीख गए थे ऐसा नहीं कह सकते हैं। और जो गिलंद है, इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिलंद से क्या हुआ कि हाथी दांत की चूड़ियां मिली हैं। दो इंपॉर्टेंट इस स्लाइड से हमको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस मिले कि छपाई के ठप्पे की प्राप्ति आहार से हुई, और जो साथ ही जो हाथी दांत की चूड़ियां मिली वो कहां से मिली, गिलंद से मिली, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं मध्य पश्चिमी क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश वाला एरिया। इसकी जो संस्कृति है उस संस्कृति को मालवा, ये कायत और एरड़, तीन संस्कृतियों का विकास हुआ इसमें, मालवा, कायत और एरड़ संस्कृति का। जो मालवा संस्कृति है ये अपने मृदभांड संस्कृति के रूप में बहुत विख्यात है, ठीक है। और इसमें कताई बुनाई के लोग की चर्चा मिलती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कायत, लेकिन जो मालवा संस्कृति है वो क्या है, सबसे ज्यादा कायत और एरड़ संस्कृति से सबसे ज्यादा पुरानी है। लेकिन जो कायत संस्कृति है इससे कच्ची ईंटों के बने गोलाकार मकान की प्राप्त होती है। अगर कहीं से कच्ची ईंटों के गोलाकार मकान के प्राप्त होते हैं वो कायत से प्राप्त होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस स्लाइड में इतना ये है कि जो पश्चिमी मध्य एरिया उसमें कौन कौन संस्कृति, तो कायत, मालवा और एरड़ संस्कृति। जो मालवा संस्कृति वो अपने मृदभांडों के लिए प्रसिद्ध है और सबसे पुरानी संस्कृति है, ठीक है। और जो कायत संस्कृति इसमें गोलाकार कच्ची ईंटों के मकान मिलेंगे बस, ठीक है फ्रेंड्स। अंतिम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो संस्कृति का विकास हुआ उसके कहते हैं जोरवे संस्कृति, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे स्थल आते हैं, जैसे दायमाबाद, इनाम गांव। इसमें दायमाबाद, इनाम गांव ये दोनों स्थल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही नेवासा भी आ जाता है।
मैंने पिछले लेक्चर में नेवासा के बारे में डिस्कस किया था। जोरवे, चंदौली, नासिक इत्यादि स्थल आते हैं। जो दायमाबाद है सबसे बड़ा स्थल जो उत्खनन से इससे क्या हुआ कि रथ चलाते हुए मनुष्य की प्राप्ति हुई। अगर मनुष्य रथ चलाते हुए मनुष्य की प्राप्ति अगर कहीं से हुई है तो वो दायमाबाद से हुई है। इंपॉर्टेंट टैगलाइन लगा दी इसमें, ठीक है। और गैड़ा हाथी की ताम्र मूर्तियां प्राप्त हुई, क्योंकि ताम्रपाषाण काल था, इसमें तांबे की मूर्तियां प्राप्ति हुई, इसलिए इस स्थल को भी ताम्रपाषाणी स्थल के रूप में जाना गया। जो दायमाबाद के साथ इनाम गांव का विकास भी नगरीय स्तर तक होता है। तो हम देखते हैं कि जो दायमाबाद जोरवे संस्कृति होती है जो महाराष्ट्र की, वो क्या होती है, परलौकिक जीवन पे विकास के में विश्वास रखती है। परलौकिक जीवन क्या होता है कि यानी कि इस लोक के बाद भी दूसरे लोक पे के बारे में एक सोचना कि इस लोक के मृत्यु के पश्चात क्या होगा, कैसे वहाँ पे जीवन व्यतीत होगा, क्या क्या वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, उस संस्कृति को उसको भी ध्यान में रखते हुए लोग उनकी जब मरते हैं पूर्वज, उनके जो कब्र के साथ साथ वहाँ पे जैसे कि बकरी और रहन सहन के उसके मृतभांडों का उपयोग करने के लिए उसको रख दिया जाता था। ऐसा मानते थे कि जब वो परलौकिक जीवन में जाएंगे तो उनकी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो जोरवे संस्कृति में परलौकिक जीवन के बारे में काफी दृढ़ विश्वास रखते थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस स्वर्ण की अगर कहीं से आभूषण की प्राप्ति कहीं से हुई है तो वो जोरवे संस्कृति से हुई है। तो सबसे प्रथम अगर स्वर्ण के साक्ष्य मिले कहीं से तो वो केवल और केवल कहाँ से मिले, जोरवे संस्कृति प्राप्त हुए। ये महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो हमने ये उपकरणों के आधार पर उसको पढ़ लिया। अब जो ताम्रपाषाण काल है उसको मृतभांडों के आधार पर पढ़ते हैं। तो मृतभांडों के आधार पर जो ताम्रपाषाण काल है उसमें पहला मृतभांड आता है, उसको कहते हैं गैरिक मृतभांड। ये इसकी प्राप्ति जो हुई है तो अधिकतर यूपी के जो एरिया है बदायूं और बिजनौर वाला, वहीं से इसके प्राप्त हुआ। और गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, वही इसका मूल केंद्र था, ठीक है। कुछ खास नहीं, इंपोर्टेंट नहीं है। ताम्रदान संस्कृति की बात करें तो ये कानपुर के बिठूर के पास से प्राप्त हुआ, ठीक है। कानपुर का बिठूर 1822 में। और इसके बाद ताम्र संचय का सबसे बड़ा भंडार की बात करें तो ताम्र संचय का जो सबसे बड़ा भंडार है वो कहाँ पे, गंगेरिया मध्य प्रदेश का इलाका है। इसको इम्पोर्टेंट है कि जो अगर ताम्र संचय की जो ताम्रपाषाण काल में अगर ताम्र संचय का सबसे बड़ा कहीं से भंडार प्राप्त हुआ तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश के गंगेरिया स्थल से प्राप्त हुआ। गंगेरिया, इसको याद रखिएगा। इटावा के पास साइपास नामक स्थान से भी ताम्र संचय के गैरिक मृतभांडों की प्राप्ति हुई है। ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ताम्र संचय के अगर सबसे अधिक स्थल कहीं से प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, यूपी, मैंने पहले बताया। कुल मिलाकर टोटल 35 स्थल प्राप्त हुए, ठीक है। बस इतना इम्पोर्टेंट है कि जो मृतभांड जो ताम्रपाषाण काल के सबसे ज्यादा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए, ठीक है। और जो ताम्र संचय का सबसे बड़ा भंडार वो मध्य प्रदेश के गंगेरिया से प्राप्त हुआ। आगे बात करते हैं काले और लाल मृतभांडों की। काले और लाल मृतभांड क्या हुए, ये इनके जो साक्ष्य प्राप्त हुए अतरंजी खेड़ा नामक स्थल से प्राप्त हुए। और जो कि ये राजस्थान वाले एरिया में ज्यादा पाया गया, जैसे जोधपुर, नौ में इस संस्कृति का अच्छा खासा विकास हुआ। ये काले और लाल मृतभांड होते क्या थे कि बर्तन के अंदर का भाग तो क्या होता था और काला और बाहर का लाल, या फिर लाल बाहर का काला या अंदर का लाल, या फिर आधा काला आधा लाल, इस प्रकार के गैरिक मृतभांड पाए जाते थे। काल और लाल मृतभांड पाए जाते थे। जो काल और लाल मृतभांडों की संस्कृति का उसमें अतरंजी खेड़ा नामक स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज पे जैसे देख पा रहे होंगे, ये अंदर का जो एरिया ये ब्लैक है और जो बाहर का एरिया ये क्या है, रेड है। ये काले और लाल मृतभांड संस्कृति है। इसके साथ और भी कई सारे इमेज में जैसे कि ये वाली, इसमें भी काले, आधा इसमें लाल आधा काला, ठीक है। ये सब क्या है, काले और लाल मृतभांड संस्कृति है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए काले लाल मृतभांडों की संस्कृति, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं चित्रित दूसर मृतभांड। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है कोई तो ये टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रित दूसर मृतभांड, इसकी खोज जो हुई I-76 से हुई 1946 में, I-76, ठीक है। और ये इसकी कुल स्थल 750 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। और सबसे बड़ा स्थल जो है इसका चित्रित दूसर मृतभांड का बुखारी है। कौन सा, बुखारी स्थल बहुत इंपॉर्टेंट चित्रित दूसर मृतभांड का। अधिकतम स्थलों से लोहे के साक्ष्यों की प्राप्ति, परंतु भगवानपुरा देवरी नामक स्थल से क्या हुआ, चित्रित दूसर मृतभांड मिले। फिर भी इसे परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का विकास स्तर माना जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस संस्कृति में, क्योंकि जो ताम्रपाषाणी का संस्कृति है इसमें लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन इसके जो स्थल कई जगह से अधिकांश स्थलों लोहे की प्राप्ति हुई। तो जो लोहे के स्थल प्राप्त हुए या लोहे के जो भी उपकरण प्राप्त हुए, ऐसा मानते हैं ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के पूर्व का, न कि ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। तो ऐसा जो भी लोहे के साक्ष्य मिले वो उनको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है, ठीक है। चित्रित दूसर मृतभांड के जो सबसे इंपोर्टेंट साक्ष्य है वो देहरी नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ा स्थल है इसका बुखारी है। ये देखिए इमेज पे देख सकते हैं, ये चित्रित दूसर मृतभांड। इसमें क्या हुआ कि अंदर तो सिंपल बना हुआ है, लेकिन जो बाहर है इसमें बहुत कई टाइप के चित्र हैं, इसीलिए इसको कहते हैं चित्रित दूसर मृतभांड की संज्ञा देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्तरी काले पॉलिशदार मृतभांडों की। इसके जो साक्ष्य मिले उत्तरी काले पॉलिशदार में ये तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं।
और बिहार और उत्तर प्रदेश में भी कई स्थलों में इसके मिले। लेकिन जो उत्तरी काले पालिशदार मृदबान थे वो चित्र-दूसर कहीं-कहीं जो चित्र-दूसर मृदबान थे उनके ऊपर प्राप्त हुए। यानी कि काले और लाल मृदबानों के ऊपर प्राप्त होने से क्या हुआ, काले उत्तरी काले पालिशदार मृदबान पर ये आवश्यक हो गया कि इसमें लोहे के क्या थे, आवश्यक रूप से लोहे संलग्न थे। यानी कि जो उत्तरी काले पालिशदार मृदबान थे उनमें लोहे का उपयोग होता था। और कालांतर में क्या हुआ कि ये पक्की ईंटों आदि मुद्राओं में भी ये क्या हुए, संलग्न रहते थे। उत्तरी काले पालिशदार मृदबान ऐसे होते थे, ये तो पूरा काला होता था, ये तो पूरा लाल होता था। ठीक है, ये मृदबान प्राप्त हुए। ठीक है, उत्तरी काले पालिशदार मृदबान। और कहाँ से, तक्षशिला मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो समान सी जानकारी, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्वेश्चन बन सकता है कि तम पाषाणी लोगों की समान विशेषताएं क्या थी। तो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि जो हड़प्पा कालीन जो नगरीय सभ्यता है वो ताम पाषाण काल में वैसी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। यानी कि सभ्यता अभी भी ग्रामीण सभ्यता ही थी। लोग अभी भी शिकार और पशुपालन पे डिपेंड रहते थे। ठीक है, और पत्थर और तांबे का उपकरणों के साथ प्रयोग हुआ था। यानी कि अगर बात कर रहे हैं ताम पाषाण युग की, इसका मतलब ये नहीं है कि तांबे का उपयोग ही होता था, पत्थरों का नहीं। लेकिन पत्थरों का उपयोग अंत किसी भी काल में हो, पत्थरों का उपयोग होता ही रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था रहन सहन की बात करें तो रहन सहन, सामान्य रहन सहन जो कि नव पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में था, वही संस्कृति का ज्ञान, लेकिन अच्छा खासा सांस्कृतिक ज्ञान हो गया था और धार्मिक विश्वास भी बढ़ गया था। परलौकिक जीवन में बहुत ज्यादा रुचि रहने लगे थे लोग कि, और बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान बढ़ गया था। तो ये ताम पाषाण काल की कुछ समान सी जानकारी, विशेषताएं थी। तो बस आई होप आपको लेक्चर अच्छा पसंद आया होगा। वैसे इस लेक्चर से क्वेश्चन एग्जाम में बनते नहीं है, यदि आपको फिर भी इसको याद पढ़ना जरूर बन जाता है। ठीक है, यदि लेक्चर पसंद हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।